नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। मित्रों, करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज कुछ और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज कल तक हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ाई की थी उसके आगे के कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स को हम लोग आज फिर से डिस्कस करेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ही हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स नहीं शुरू किया गया है, लेकिन एक दो दिनों में राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अब तक कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर अंतर्राष्ट्रीय भी शुरू किया जाएगा। पहली आज हेडिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही है, अमेजन इंडिया चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? इसका हालिया संदर्भ क्या है कि अमेजन इंडिया ने हाल ही में अपने अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम के तहत आई हैव ए स्पेस के हिस्से के रूप में श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? अपने पहले फ्लोटिंग सेंटर का। कहाँ उद्घाटन किया है? डल झील में, श्रीनगर में। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। इससे संबंधित अन्य जानकारी क्या है? इससे संबंधित अन्य जानकारी है कि आई हैव स्पेस डिलीवरी कार्यक्रम का हिस्सा है जो 2015 में शुरू हुआ था। आई हैव स्पेस जो है अमेजन इंडिया का, ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 2015 में शुरू हुआ था। ये इसके डिलीवरी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ठीक है, आई हैव स्पेस। इसके अलावा क्या है? अमेजन इंडिया का आई हैव स्पेस लास्ट माइल डिलीवरी कार्यक्रम स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों के साथ सहयोग करता है ताकि उन्हें उनके अपने दुकानों के 2 से 4 किलोमीटर तक क्षेत्र में उत्पादों के वितरण करने की क्षमता मिले। ठीक है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय के विकल्प प्राप्त हो सकें। तो ये तो एक सामान्य जानकारी है। इसको आप केवल इसी वीडियो में देख लीजिए, यदि आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, दोबारा इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये याद रखिएगा कि आई हैव स्पेस डिलीवरी कार्यक्रम अमेजन इंडिया द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये 2015 में शुरू किया गया था। और इसके तहत अमेजन इंडिया ने कश्मीर में अपना जो है पहला फ्लोटिंग सेंटर कहाँ शुरू किया है? तो ये शुरू किया है श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में। और किस पे शुरू किया है? डल झील पर शुरू किया है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमारा क्या है कि दुनिया के शीर्ष सुपर कंप्यूटर्स चर्चा में हैं। अभी हाल ही में दुनिया के शीर्ष सुपर कंप्यूटर्स की सूची जारी हुई है। उसमें भारतीय सुपर कंप्यूटर ऐरावत जो है भारत का शीर्ष सुपर कंप्यूटर है, जिसको 75वां स्थान मिला है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो हाल ही में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है ये? जर्मनी में, जिसमें शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण की घोषणा की गई है। शीर्ष 500, ठीक है, दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण की घोषणा की गई है। भारतीय संदर्भ क्या है कि सीडैक पुणे में स्थापित एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत को दुनिया में 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी स्पीड क्या है? तो 13,170 टेराफ्लॉप है। 13,170 टेराफ्लॉप, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये न्यूज़ स्पेशली आप अगर पेट वीपीओ, आरओ और बीईओ या इस तरीके के कोई अन्य एग्जाम देने जा रहे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इससे संबंधित अन्य जानकारी क्या है कि अन्य भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं जो इस सूची में शामिल हैं? तो अन्य भारतीय सुपर कंप्यूटर जो हैं, परम सिद्धि है, इसको 131वां स्थान मिला है। प्रत्यूष है, इसको 169वां स्थान मिला है। और मिहिर है, इसको 116वां स्थान मिला है। तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? वो ऐरावत है। ऐरावत है, ठीक है। इसके अलावा परम सिद्धि को 131वां स्थान मिला है, प्रत्यूष को 169वां स्थान मिला है और मिहिर सुपर कंप्यूटर को 116वां स्थान मिला है। इससे संबंधित अन्य जानकारी क्या है कि 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, वो शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, अमेरिका का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर शीर्ष स्थान पर है। और इसके अलावा एक नज़र हम डाल लेते हैं कि जो दुनिया के शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर हैं, पहले स्थान पे इसमें फ्रंटियर अमेरिका का है ही, दूसरे पे फुगाकू है जापान का,
तीसरे पे लूमी है फिनलैंड का। तो ये तीन तो ज़रूर याद रख लीजिएगा, यही तीनों अक्सर पूछा जाएगा। फ्रंटियर पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे फुगाकू जापान है, लूमी फिनलैंड का है, चौथा लियोनार्डो जियोन इटली का है, और पांचवा समिट IBM अमेरिका का है। ठीक है, तो ये तो हो गई सुपर कंप्यूटर की सूची। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऐरावत है, सीडैक पुणे में स्थापित है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली महत्वपूर्ण न्यूज हमारी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। SCO का 23वां शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ है, इसलिए ये हमारे लिए न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, SCO की स्थापना कब हुई थी आप हमको बताएंगे, और SCO का पिछला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, SCO का पिछला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था और SCO का अगला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होना है ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इससे रिलेटेड अन्य जानकारी क्या है? अन्य जानकारी इससे रिलेटेड है कि इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? टूवर्ड्स सिक्योर SCO। क्या थीम है? टूवर्ड्स सिक्योर SCO, जिसमें सिक्योर का फुल फॉर्म हमने यहाँ लिख दिया है। क्या हो सकता है एक नज़र डाल लीजिए। S फॉर सिक्योरिटी है, E फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, C फॉर कनेक्टिविटी है, U फॉर यूनिटी है, R फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और E फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है। ठीक है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यही सिक्योर का फुल फॉर्म है। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। इसमें किन किन देशों ने भाग लिया? तो SCO के जितने भागीदार देश हैं सभी आए इसमें। चीन शामिल हुआ, रूस शामिल हुआ, कजाकिस्तान शामिल हुआ, किर्गिस्तान शामिल हुआ, पाकिस्तान शामिल हुआ, ताजिकिस्तान शामिल हुआ और उज्बेकिस्तान। तो कौन कौन से देश इस सम्मेलन में भाग लिए थे ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और मैं जब भी टेस्ट लूँगा, मैं आज ही बता दे रहा हूँ, करंट अफेयर्स का इस टॉपिक से जब भी मैं टेस्ट बनाऊँगा ये पॉइंट ज़रूर दूंगा कि किन किन देशों ने यहाँ पे भाग लिया था। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं कि सम्मेलन की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया गया। इसमें अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। ठीक है, इस दौरान डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में भी सहयोग की सहमति बनी। सभी सदस्य देश वर्ष 2024 को SCO पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, SCO पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया है वर्ष 2024 को, ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं SCO पर भी। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। कहाँ हुई थी? संघाई में हुई थी, एक शिखर सम्मेलन के दौरान, जहाँ पे रूस, चीन, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने भाग लिया था। और भारत और पाकिस्तान इस शिखर सम्मेलन में 2017 में शामिल हुए थे। ठीक है, कब? 2017 में भारत और पाकिस्तान, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि SCO का 24वां शिखर सम्मेलन 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में होना है। 24वां शिखर सम्मेलन कहाँ होना है? कजाकिस्तान के अस्ताना में। और इस सम्मेलन में अभी जो हाल ही में सम्मेलन संपन्न हुआ, इसमें ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ने पर्यवेक्षक देश के रूप में हिस्सा लिया। किस रूप में हिस्सा लिया? पर्यवेक्षक। और इसी दौरान ईरान को SCO की अस्थायी सदस्यता भी मिल गई। ये न्यूज भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा कि SCO के 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश को अस्थायी सदस्यता दी गई? तो ईरान को दी गई। ठीक है, देख लीजिए, अगला पॉइंट यही है हमारा कि जुलाई 2023 में ईरान SCO का नया अस्थायी सदस्य बन गया। तो ये SCO से रिलेटेड न्यूज़ थी। SCO की स्थापना कब हुई थी और SCO का 24वां शिखर सम्मेलन कहाँ होना है और SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये सब आप हमको कमेंट करके बताएंगे।
ठीक है। भारत और पाकिस्तान एससीओ में कब शामिल हुए थे, एससीओ पर्यावरण वर्ष किस वर्ष को मनाया जा रहा है इस रूप में, ये सब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यूट्यूब पर ही बताएंगे। ठीक है। देखिए ये सब मैं इसलिए कहता हूँ करने के लिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन जब आप कर लेंगे तो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर हमारी क्या है, पीएम ई बस सेवा योजना। पीएम ई बस सेवा योजना का हालिया संदर्भ क्या है कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 अगस्त 2023 को सार्वजनिक निजी भागीदारी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर जो है मंजूरी दी गई है। तो इससे संबंधित अन्य जानकारी क्या है कि इसके तहत सिटी बस संचालन में लगभग 10,000 बसें चलाई जाएंगी। कितनी? 10,000 बसें चलाई जाने की योजना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। 45,000 से 55,000 तक प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है इसके तहत। कितना? 45,000 से 55,000 तक। और योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपए है, जिसमें से लगभग 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार प्रदान करेगी। ठीक है, 57,613 करोड़ रुपए इसकी लागत है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए का समर्थन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी। कब तक? 10 वर्षों तक। यह योजना 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। यानी कि जिन जिन शहरों की आबादी 3 लाख या उससे अधिक है, उन शहरों में पीएम ई बस योजना के तहत बसें संचालित की जाएंगी। ठीक है। इसके तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोई सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नहीं है। जहां कोई व्यवस्थित बस सेवा नहीं है, उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। तो इतनी आज की महत्वपूर्ण मतलब करंट अफेयर्स थे। पीएम ई बस सेवा योजना कब शुरू की गई है, किस मॉडल पर शुरू की गई है, कितनी बसें संचालित करने की योजना है, कितने वर्षों तक पीएम ई बस सेवा योजना बस संचालन का समर्थन करेगी। ठीक है। और कितने जो है रोजगार पैदा होने का अनुमान है, इसकी लागत क्या है, और इसमें केंद्र सरकार कितने का समर्थन कर रही है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके। ठीक है। और एससीओ शिखर सम्मेलन हमने बता ही दिया कि ईरान हाल ही में एससीओ का नया अस्थायी सदस्य देश बन गया है। एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन हमारे यहाँ आयोजित हुआ है, यानी भारत में 23वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप में भारत में आयोजित हुआ। ये ध्यान रखिएगा कि वर्चुअल रूप में हुआ है। ठीक है, वर्चुअल रूप में, भौतिक रूप में नहीं हुआ है, आभासी रूप में हुआ, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक। और भारत और पाकिस्तान ने एससीओ की सदस्यता 2017 में ग्रहण की है। इस एससीओ की स्थापना 2001 में संघाई में एक शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सभी देश, एससीओ के सभी सदस्य सहमत हो गए हैं। ठीक है। नई दिल्ली घोषणा पत्र इस दौरान उसका अनुमोदन किया गया है, जिसमें अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद, ठीक है, और डिजिटल परिवर्तन मुख्य मुद्दे रहे हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। ठीक है। एससीओ में किन किन देशों ने भाग लिया है, तो जितने देश एससीओ के सदस्य देश हैं सभी ने भाग लिया था वर्चुअल रूप से। तो आप हमको ये भी बताइएगा कि एससीओ में कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में, ये आप हमको ज़रूर बताएंगे। ठीक है। सिक्योरिटी का फुल फॉर्म क्या है ये भी हमको बताइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है टूवर्ड सिक्योर एससीओ। टूवर्ड सिक्योर एससीओ ये इसकी थीम रही है। ठीक है, थीम में आपको फंसा सकता है। चलिए अगला हमारा विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर्स की जो सूची जारी की गई, उसमें हमारा जो है ऐरावत सुपर कंप्यूटर ये जो है 75वें स्थान पे आया है। 75वें स्थान पे आया है और यही हमारा शीर्ष भारतीय सुपर कंप्यूटर भी है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। परम सिद्धि को 131वां स्थान मिला है, प्रत्युष को 169वां स्थान मिला है, मिहिर को 116वां स्थान मिला है। ये भी ध्यान रखिएगा।
और दुनिया का शीर्ष सुपर कंप्यूटर जो है अमेरिका का है, फ्रंटियर है। कौन है? फ्रंटियर है। देखिए हमने बताया था ना, अमेरिका का फ्रंटियर है, फिर जापान का फुगाकू है, फिर फिनलैंड का लूमी है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला करंट हमने क्या बताया कि अमेजन इंडिया ने श्रीनगर में डल झील पर अपना पहला फ्लोटिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। अमेजन इंडिया द्वारा श्रीनगर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है, आई हैव ए स्पेस के हिस्से के रूप में। इतनी ही खबर इसकी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आई हैव स्पेस डिलीवरी कार्यक्रम जो है शुरू कब किया गया था? अमेजन इंडिया द्वारा, तो 2015 में शुरू किया गया था। इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट फैक्ट। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं, ना तो शेयर करते हैं, ना तो कमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से जो है और अच्छी अच्छी चीज़ें लाने की प्रेरणा नहीं मिल पाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आए, अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि आपके लिए और अच्छे अच्छे क्लास इस तरीके की लेके आई जाए। मेरा उद्देश्य है बहुत मतलब कहने का मतलब ये है कि दिखावा करना नहीं, बहुत तड़क भड़क नहीं, सामान्य ऑथेंटिक कम समय में जानकारी आपको दी जाए। इतने ही जानकारी देने में कुछ लोग घंटों लगा देते हैं, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपके काम की चीज़ें क्विक रिवीजन में आपको मिल जाए। आप 15-16 मिनट खाना पीना खा के बैठे हों, चाय पी रहे हों, बिस्तर पे लेटे हों, सोने जा रहे हों, तब आप हमारा एक वीडियो प्ले करके देख लीजिए आराम से और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपका टाइम भी बचेगा, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का भी प्रयास हमेशा की तरह पसंद आएगा आपको। आप लोगों के व्यूज अब काफ़ी बढ़ने लगे हैं हमारे करंट अफेयर्स के, इससे ये पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।